जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी जो टीचर एग्जाम होने वाला है 3.0 का, उसमें जो आज क्वेश्चन करवाएंगे उसमें घटना चक्र के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और ये घटना चक्र के क्वेश्चन जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे कि हमने अभी तक 50 क्वेश्चन तक आपके करवा चुके थे, इसके बाद हम आज 51 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। और यह जो वीडियो है आपके टीचर एग्जाम और भी बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा जितने भी करवाए गए क्वेश्चन और घटना चक्र के एकदम मतलब आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो सभी क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आप इनमें ज्यादा भरोसा करें। और एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हम जो है डिटेल्स में समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी को पता है भारत के प्रथम विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो कल आपको बताया था, ये आपको बेंगलुरु में जो है 1987 में हुई थी इसकी स्थापना। तो हम 51 से आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 51 से कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965, 1970, 1910 या 1950 में? सीमा सुरक्षा बल जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसे को हम बीएसएफ के नाम से जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इससे 1 दिसंबर 1965 में किया गया था, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात की जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत कब किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो वहां पे एक डेट आपको देखने को मिलती है, वो है आपकी 26 नवंबर 1949 को। अपने संविधान में प्रस्तावना को पढ़ा होगा जिसमें कि एक उसका उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, आप सभी को उम्मीद है आप सभी को प्रस्तावना जरूर याद होगी, और नहीं याद है तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं विस्तार। भारतीय संविधान के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। ये 3 वर्ड जरूर याद रखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। आपसे कभी पूछ सकते हैं कि संविधान को अंगीकृत करने में कितने वर्ड शब्द यूज हुए थे? 3 शब्द, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित यूज हुए थे। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना है जाता है। ठीक है, और इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? तो नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। संविधान के शेष उपबंध आपके 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए, और अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। ठीक, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 अक्टूबर, 26 नवंबर। आप सभी को पता है कि संविधान दिवस किस दिन मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। प्लीज याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो इसका जो राइट आंसर है बी है। आपको बता दिया ऊपर, सबसे पहले वही बताया था। 51 नंबर क्वेश्चन से ही ये रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो अभी आपको जैसे अभी बताया डिस्क्रिप्शन में कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा यह अपनाया गया था। अच्छा, तो यहाँ से आपको कितनी मालूम चल गया कि किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो 11वां अधिवेशन था जिसमें संविधान सभा को अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और ये आपको 39th बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब हमें क्रम बताना है। कल आपको शायद बताया था मैंने क्रम कल की क्लास में, और जितने भी कल की क्लास नहीं किए वो जरूर कीजिएगा।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन करवाए, 200 से 300 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे। इसके बाद हम ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के क्वेश्चन लाएंगे। इस तरह से पूरे घटना चक्र को खत्म करेंगे। इस घटना चक्र में लगभग आपके 10,000 से अधिक प्रश्न हैं और ये आपके एग्जाम तक चलेगी। उम्मीद है कि शायद कल आपका नोटिफिकेशन कोई आया है इसमें कि मार्च में बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम करवाने की बात चल रही है। अगर वो एग्जाम मार्च में हो जाता है तो अब आपका जनवरी खत्म हो गई, फरवरी स्टार्ट है और मार्च में अगर होता है एग्जाम तो आपके पास 1 या 1.5 महीने ही बचते हैं। तो आप जरूर से इसे कंटिन्यू करें और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन अगर मार्च में एग्जाम होता है तो 1 या 2 महीने हैं हमारे पास, तो 2 महीने में कम से कम 4 से 5,000 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप सभी को इसका बेनिफिट हो सके। क्योंकि अब जितना ज्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम टाइम में करते हैं वही आपके ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा जवाब सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। ये सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, इसमें आपका कौन सा सही होगा? सबसे पहले बताया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब सार्वभौम संपन्न, सत्ता संपन्न, इसी को हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, मतलब जनवादी जो है इसे लोकतंत्रात्मक कहते हैं ना, कि जनता का वो होना चाहिए। तो जनवादी लोक गणतंत्र, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये एकदम सही हो जाएगा डी ऑप्शन। आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, आप कहें तो मैं आपको एक बार प्रस्तावना जो है तो सुना देता हूँ, जिससे कि आपको एक बार कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको प्रस्तावना सुना देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो प्रस्तावना है कुछ इस तरह, सुनिएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात 5 प्रकार की स्वतंत्रता है यहाँ पर। और जो है प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, 2 प्रकार की क्षमता है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष सप्तमी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अधिकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये कुछ आपके इस तरह से संविधान की प्रस्तावना थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है और आप सभी लोग से जो है अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो एक बार आप ना प्रियम्बल जो संविधान की प्रस्तावना है जरूर याद कर लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ये भी आपको देखिए 42वें बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ये जो एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र नहीं, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र नहीं, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अभी इसके चारों पॉइंट अभी जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में 55 नंबर क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ये हम भारत के लोक शब्दों से। आप सभी को पता है कि संविधान शुरू ही कहाँ होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।
कैसे स्टार्ट होती है आपकी प्रस्तावना? जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यहाँ राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। तो प्रजातंत्र, प्रजा मतलब राज्य की जनता, तंत्र मतलब शासन, जहां पर जनता का शासन हो उसे हम कहेंगे प्रजातंत्र, अर्थात जनता को जहां पर सरकारों को चुनने और बदलने का पूर्ण अधिकार होता है उसे हम कहते हैं प्रजातंत्र। ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रजातंत्र का आशय है जनता का, जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है, और भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। अगला प्रश्न 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है ये कैसी है? आप सभी को पता है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारत की राष्ट्रीय भाषा से नहीं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से ये भी नहीं, न्यायिक पुनर्विलोकन से ये भी नहीं, दल बदल विरोधी कानून से। एकदम सही, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। भारत की जो राष्ट्रभाषा है इसकी बात करेंगे तो भारत की राष्ट्रभाषा आपकी 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में भारत की राष्ट्रभाषाएं निहित है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की बात करेंगे कि इनके प्रशासन किस में है, वो है आपका जो 5वीं अनुसूची में, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि भूमि सूची जो है आपका स्टेट लेवल का, स्टेट लिस्ट का जो है ये विषय होता है, तो राज्य सूची इसमें अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा ये भी प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा ये भी सही है, भारतीय बैंक में धन जमा करके ये नहीं है। हम किस जो है कोई विदेशी हमारे भारतीयों में बैंक, भारतीय जो बैंक है उनमें धन जमा कर दे तो कहते हमें नागरिकता मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने के जो है कुछ तथ्य दिए हुए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। चार है इसमें, कौन कौन से? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। अगला प्रश्न आपका, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019 और फिर है 11 अक्टूबर 2019 या 11 अक्टूबर 2020। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है हम बता देते हैं यहाँ पे, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था और ये 9 दिसंबर को आया था। 9 दिसंबर 2019 को ये लागू किया गया था। ठीक है, और इसे 9 दिसंबर 2019 को ये लागू हुआ था और पारित होने की बात की गई है, तो पारित कब हुआ था? ये पारित 11 दिसंबर को हुआ है, याद रखिएगा, 11 दिसंबर को ये पारित हुआ, 9 दिसंबर को आया था, याद रखेंगे, 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ था। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो दिया हुआ था, 11 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 64, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। यहाँ पे विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, ये एकदम सही है।
ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत की सभी अदालतों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय को। तो आप सभी को पता है संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करवाने की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये बताना है आपको। ये जो अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है। तो ये आपको एकदम सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 19 जो है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है। जिसमें जो है अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज ए में दिया हुआ है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। ये जो है बताना है कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है इसमें। तो ये जो है संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का जो मूल अधिकार है ये अभी अधिकार नहीं हुए। ठीक है। इसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 ए में इसको रखा गया है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 300 ए में शामिल करके इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। ये जो है संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है तो वो है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को ही पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है। एक कल्याणकारी, यहाँ पे ऊपर, हाँ 70 नंबर क्वेश्चन है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में या संविधान की प्रस्तावना में? एक कल्याणकारी जो राज्य है वो जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, याद रखेंगे आप। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, मौलिक अधिकार आपका जो है 12 से 35 तक है और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें जो है इसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, इन 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या चुनाव आयोग अधिनियम के द्वारा? तो आप सभी को पता है जो पंचायती राज प्रणाली है इसको हम जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ भी इनकी व्यवस्था की गई है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि जो संविधान है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में दिया हुआ है राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन ये दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए
इस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऐसा कुछ नहीं है, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं जबकि उपरोक्त है, ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, एकदम सही। अर्थात नीति निर्देश मतलब है नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि अगर मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जाकर के उनको चुनौती दे सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। बट नीति निर्देशक तत्वों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है, इसलिए आपका जो है क्वेश्चन राइट हो जाएगा 72 का सी नंबर। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम 73 नंबर है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 40वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा। तो जो मौलिक कर्तव्य है इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया है और ये 1976 में हुआ था। और किस समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इनको लागू किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 74, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदेशों को हम मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हाँ देखिए 10 आचार आदेश जिन्हें हम 10 मौलिक कर्तव्य कहते हैं, तो जब प्रारंभ में जो है जो मौलिक कर्तव्य थे तो प्रारंभ में इसमें कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, 10 जोड़े गए थे। बाद में एक और जोड़ा गया, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में 11 हैं, प्रारंभ में 10 है और ये जो 11वां जोड़ा गया था ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, ये 2002 में, ठीक है। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है, इसके तहत ये बताया गया है कि जो जितने भी अभिभावक हैं, मतलब किसी बच्चे के जितने भी अभिभावक हैं उनको यह अधिकार, मतलब यह उनका दायित्व होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बाद बच्चे जो हैं उनको जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क कानूनी शिक्षा प्राप्त करने में उनके लिए एक आवश्यक वातावरण का निर्माण कर सके, जिससे कि उनका जो है शिक्षा के क्षेत्र में स्तर में सुधार हो सके। इस वजह से 83वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण, ये तो आपका नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। दिया हुआ है हमारी मिलीजुली संस्कृत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, एकदम सही। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये नहीं है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में ये नहीं है, ये तो हमारा जो है अनुच्छेद 21 में है, आर्टिकल 21A में जो है इसका प्रावधान है। उसमें जो मतलब 11वां जो जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य में, उसमें ये है कि अभिभावक का ये दायित्व होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क कानूनी शिक्षा प्राप्त करने में उनके लिए एक पृथक वातावरण का निर्माण करना है। और ये ऐसा ये तो है नहीं, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी नहीं है। ये छुआछूत की जो परंपरा है ये आर्टिकल 17 में दिया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप देखिएगा कि अगर क्वेश्चन आपके जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो कहीं से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा। देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, घटा चक्र से बाहर नहीं जाने वाला है, याद रखिए। और हम हर क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग जितना हो सकता है उसको तोड़ के मरोड़ के और आपके लिए क्वेश्चन लाने की कोशिश, मतलब आंसर लाने की कोशिश करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आपके याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, गलत। राष्ट्रपति संसद के हिस्सा होते हैं, ठीक है। फिर है आपका संसद का हिस्सा होता है, ये सही है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, तो ये तो आपका सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद में के हिस्से होते हैं लेकिन संसद में नहीं बैठते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे, संसद में वोट दे सकता है, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आपका
संसद में वोट नहीं दे सकता, केवल संसद का सदस्य होते हैं। ठीक है, वह संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बी में दिया होता है राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। ये जो है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, तो अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ये दोनों इसमें जो है सही है, क्योंकि अनुच्छेद 55 सब क्लास 3 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 55 सब क्लास 3 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। इसमें जो है बी एंड सी दोनों सही है। ठीक, बी भी सही है और सी भी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 78। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको ये मामला सौंपा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद के द्वारा। आप सभी को पता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, ये भारत सरकार के मुख्य सचिव। यह आपको बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 में पूछा गया प्रश्न था। तो जो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होगा। अगला है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है केंद्र सरकार में यह उच्चतम नागरिक सेवा जो अधिकारी होता है वो उसे हम कहते हैं मंत्रिमंडल सचिव। भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ये जो है किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये सभी तीनों में। अभी आपको बताया था कि केंद्रीय सरकार की जो अधिशासी शक्तियां हैं ये जो है भारत के राष्ट्रपति पर निहित होंगी अनुच्छेद 53 के अनुसार। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या ऊपर होते सभी कारणों के आधार पर। ये सभी कारण है, हथियारबंद, बाह्य आक्रमण, युद्ध के आधार पर, सभी कारणों पर जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, यह बताना है किसकी सलाह पर ये कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली इसके द्वारा भी नहीं होता, जो राज्य के गवर्नर्स होते हैं अर्थात जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सी ऑप्शन है गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर गवर्नर, जो राज्य के गवर्नर होते हैं राज्यपाल, उनके सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ये जो है आर्टिकल 356 के अनुसार ये लगाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का या देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो आप सभी को पता है कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
राज्यों के मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति का अधिकार है वो जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर्स करते हैं, गवर्नर्स। ठीक है, क्योंकि गवर्नर या राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल होगा वही राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करवाता है। ये आर्टिकल 164 ए में दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह समाधान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो उसके जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का अधिकार नहीं है। ठीक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर प्रदेश से, कहाँ से थे बताना है, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या तमिलनाडु से। तो आप सभी को पता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम डॉक्टर राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो एकदम सही है। उपराष्ट्रपति राज्य का राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अभी अभी जस्ट बताया, ये भी सही है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर राज्य का जो 89 है, राज्य का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष? अभी बताएं, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 91। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति? तो संघीय जो मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं वो केवल जो है लोकसभा के प्रति, केवल जो है संघीय जो लोग मंत्रिपरिषद होते हैं केवल लोकसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होते हैं। ये आपके बीपीएससी प्री में पूछा गया, 41वें बीपीएससी प्री में पूछा था। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति, संसद के प्रति। ये जो है अभी आपको बताया, जो ऊपर की मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो उसमें संसद भी लोकसभा में आ जाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री के प्रति भी उत्तरदायी होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद ही हम लगाएंगे। ठीक है, लोकसभा के प्रति होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 94। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, इसमें बताने कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ये बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये दिए उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये जो है राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, इसलिए जो है गलत हो जाएगा ये। ठीक है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्या है आपका? ये भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो सभी ऑप्शन जो है आपके गलत हैं, ये सभी ऑप्शन इसमें गलत हैं। ठीक है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी जवाबदेह है, ये भी गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका
95 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है कहां पर हुआ है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 76 में? सभी को पता है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में हुआ है। ठीक है, 352 सब प्लस 3 में हुआ है। और इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करता है या लिखित रूप में उनको देता है तभी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 97, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? ये जो है भारत सरकार को जो कानूनी विषयों पर परामर्श देने का कार्य करते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई जिसे बोलते हैं, और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है आपको, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? में से कोई नहीं है, एक से अधिक। यहाँ पर 2018 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। भारत का जो महान्यायवादी है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये आपको अभी बताया जस्ट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श करता है? तो वो होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, जिस प्रकार भारत सरकार को जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होते हैं उसी प्रकार राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये हमारा होगा, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 1947 में, 1951 में, 1956 में या 2000 में? तो आजादी के बाद जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था ये 1956 में हुआ था। ठीक है, 1956 में हुआ था। और ये जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो है पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे पारित किया गया और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये बिहार पीसीएस का पूर्वावलोकन था और तो क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट पे क्वेश्चन आपके लिए कहीं नहीं मिलेंगे, मेरा ये मानना है। जितने भी टीचर्स हैं सभी ने घटना चक्र को ही सबसे ज्यादा रिकमेंड किया है, सबसे बेस्ट बुक है टीचर एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।